नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी अपने क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में। यानी हमने जान लिया था कि पदार्थ क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और उन सारे वर्गीकरण को हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं, जो आपने 4 तरह से देखा था। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं, निरंतर कंटिन्यूअसली मूवेबल होते हैं, उसके कारण ये इनके अंदर विसरण का गुण होता है, और इसी तरीके से ये कण एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स भी लगाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान भी होता है, जिसको आप अंतराणुक स्थान बोलते थे या अंतराणविक दूरी बोलते थे। चलिए आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो इसके पहले वाली, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 9 विज्ञान लिखा होगा, उसमें आप ये पहला पार्ट 1 करके आएगा या लेक्चर 1 करके आएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपेरिजन एमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठोस, द्रव व गैस की तुलना। देखिए, तुलना करने पर आप सबके बारे में अच्छे से सीख पाते हैं, और अलग से आपको फिर लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यानी क्या कहते हैं इसको, कंपैरिजन among solid, liquid and गैस। तो इसका हम लोग को कंपैरिजन करना है। देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन करने में आप अगर चार्ट बना लें तो बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे गुण, कि हम किन किन गुणों की बात करेंगे। तो एक साइड में अपना हो गया गुण। ठीक है, गुण के बाद हम देखेंगे कि अब ठोस में वो गुण कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं द्रव की, लिक्विड की, तो उसमें गुण कैसा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर गैस है तो गैस में गुण कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हम लोग को चार्ट टाइप का मिल जाएगा, और इस चार्ट को आपको रटना नहीं है, बस आप इसको समझते चलिएगा, और बहुत आसान है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि आकृति यानी शेप के बारे में। तो एक गुण हो गई, नंबर 1 करके लिख लीजिए, आकृति। आकृति यानी कि शेप। तो आकृति, अब बताइए ठोस की आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है क्या निश्चित होती है? तो आपने कहा था सर निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है और दूरी कम होती है। ठीक है, तो ठोस की आकृति कैसी होती है? निश्चित। जबकि द्रव की आकृति, अरे सर द्रव को जिस लिक्विड यानी लिक्विड को जिस आप पॉट में डालेंगे, यानी जिस पात्र में डालेंगे, उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेगा, उसका आकार ले लेगा, तो इसकी आकृति अनिश्चित होगी। और गैस तो वैसे भी आप थोड़ा सा खोलिए तो फिर कहाँ चली जाती है आपको खुद ही नहीं पता चलती है। इसकी भी आकृति कैसी होगी? अनिश्चित होगी। यानी गैस को जिस बर्तन में आप ढालेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगी। ठीक है, अच्छा, आकृति हो गई। अगर हम दूसरी क्वालिटी की बात करें, ठीक है, तो आप दूसरी क्वालिटी की बात क्या किए थे? आपने कहा था आयतन के बारे में। क्या बात किया था आपने? आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करिए, आयतन। तो देखिए, ठोस की परिभाषा ही होती है ना, जिसकी आकृति एवं आकार और आयतन, आकृति, आकार या आयतन देखिए तो निश्चित होता है। तो अगर आप ठोस के आयतन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा? निश्चित होगा, यानी फिक्स होगा। अगर आप द्रव के आयतन की बात करिए तो हमने, आपको याद हो तो हमने कहा था कि बॉटल में अगर 1 लीटर पानी है और इस 1 लीटर पानी को हम किसी दूसरे बर्तन में पलटेंगे
तो वो 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा। चाहे आप उसको ड्रम में पलटिए, चाहे आप उसको किसी भगोने में पलटिए, या आप किसी उसको ट्रक में जाके पलट दीजिए। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, ना कि वो कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आयतन होगा द्रव का वो निश्चित होगा। वो क्या होगा? निश्चित होगा। और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। और एक परिभाषा में आपने ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे कि ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं निश्चित होती है, जबकि गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं एक तीसरे गुण की अपने, जिसको बोलते हैं बहने का गुण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी की बात कर लेते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब बहने का गुण। तो बताइए, ठोस क्या बह सकता है? बिल्कुल नहीं, ठोस नहीं बह सकता है। लेकिन अगर द्रव और गैस की बात करिए तो आप इसको अगर पलटेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। दैट मीन्स लिक्विड एंड गैस आर मूवेबल। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, जबकि द्रव के थोड़े दूर होते हैं और गैस के काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये दृढ़ होता है। ये क्या होता है? ये दृढ़ होता है। ये क्या होता है? दृढ़ होता है, यानी रिजिड होता है। ये रिजिड होता है, और जबकि ये सब मूवेबल होते हैं। तो आपने क्या लिखना है? बहने का गुण। तो द्रव में बहने का गुण नहीं होता, आप लिख दीजिए ये दृढ़ होता है ना, यानी बहने का गुण नहीं होता, ये दृढ़ होता है। बात करेंगे द्रव की, तो इसमें बहने का गुण होता है, तो लिख दीजिए इसमें बहने का गुण होता है तथा ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, यानी आपका जो ग्रेविटी है, जो पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को खींचने का गुण है, उसको आप गुरुत्वाकर्षण गुण बोलते हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप कभी भी देखो, पानी को जब भी आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगा, कहीं ढलान होगी तो ऊपर से नीचे ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जाती हैं, जो कि गंगा नदी निकली है या यमुना या और भी नदियाँ निकली हैं या सिंधु नदी है, तो हिमालय से निकल के वो नीचे वाले एरिया में आती हैं। और नीचे क्या है आपका? बंगाल। तो इसीलिए हिमालय से निकलती है पानी, नदियाँ जो निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी या अदर जगह पर गिरती हैं, वो नीचाई के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर बात करिए गैस की, तो इसमें भी बहने का गुण होता है। आप गैस की बात करिए तो बहने का गुण होता है, और ये चारों ओर, या चारों ओर न कह के ये सभी तरफ बह सकती हैं। ये सभी तरफ बह सकती हैं, ठीक है। यानी गैसें किसी भी तरफ बह सकती हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन निश्चित नहीं है, इनका कोई फिक्स आप ये कहिए रास्ता नहीं निश्चित है, तो इसीलिए ये चारों तरफ बह सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने चौथे प्रॉपर्टी की, तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी रिक्त स्थान या संपीड्यता। रिक्त स्थान या संपीड्यता, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इंग्लिश भी जानते चलिए, ये आपकी एक वोकेबलरी आपकी मजबूत होगी, क्योंकि इसको सीखेंगे यहाँ पर, तो इसका यूज़ आप अदर जगह पर भी कर सकते हैं। अगर आप बात करिए कंप्रेसिबिलिटी की, तो देखिए ये कैसा है, ये तो मुंह बनाए हुए है, दृढ़ है काफ़ी।
तो ये क्या कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, और दबाने पर अगर उसका आकार बदल जाता है तो उसको बोलते हैं उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है, यानी संपीड्यता का गुण है। अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम कणों को या किसी भी पदार्थ को दबाते हैं और दबता है तो कंप्रेसिबल है, नहीं दबता है नहीं है। तो कौन सबसे ज़्यादा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो अब देखिए ये तो पहले से ही इसका मुंह बना हुआ है, यानी ये दृढ़ है, यानी इसके अंदर संपीड्यता का गुण बहुत कम होगा या फिर कह लीजिए नहीं होगा, जो कि शुद्ध ठोस में नहीं होता है। द्रव में देखिए दूरी है तो इसको दबाया जा सकता है, यानी अगर आपने इसको क्या किया, कहीं से भी इसको आपने पावर दे दिया दोनों साइड से, ठीक है, तो दोनों साइड से इनको क्या किया जा सकता है, पास पास बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर इनको भी हमने पावर दे दिया, दाब दे दिया, तो इनको भी पास किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत है। यहाँ पर भी वही हाल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग द्रव और गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर रिक्त स्थान की बात करिए तो इनमें यानी किनमें, ठोसों में रिक्त स्थान, ठोसों इनमें रिक्त स्थान, जरा सा आप बताइए कमेंट करके कि रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। अंतराणुक, हाँ आप बताइए, अंतराणुक स्थान कहते हैं ना। तो इनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण ये बहुत कम संपीड्य होते हैं या नहीं होते हैं। यानी या तो बहुत कम संपीड्य होगा या फिर नहीं होगा। यानी शुद्ध ठोस जो होगा, आप आगे सीखेंगे, तो शुद्ध ठोस होगा वो कम संपीड्य नहीं होगा, कंप्रेसिबिलिटी की क्वालिटी उसमें नहीं होगी। आप बात करिए द्रव में, तो ये क्या होते हैं, ये संपीड्य होते हैं, सिंपल सी बात है, ये संपीड्य यानी कंप्रेसिबल होते हैं और गैस तो आपका वैसे भी संपीड्य होता है। देखिए आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिससे आपके घर में खाना बनता है, तो आप जब सिलेंडर को ढुलकाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें लिक्विड भरी है। एक्चुअल में गैस को ही, पेट्रोलियम गैस को ही हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म आप जानते हो ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया। तो पेट्रोलियम गैस को ही हमने क्या कर दिया, इस पेट्रोलियम गैस को ही हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोगों ने किया क्या, तो आपने क्या किया, आपने इसी लिक्विड गैस को पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक क्वालिटी का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और इसमें चूंकि बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, ये उच्च संपीड्य होते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ये उच्च संपीड्य होते हैं, ठीक है। यानी इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आपने देखे। 5वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, घनत्व। घनत्व या जिसको बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व पदार्थ का एक गुण है। तो घनत्व किस में ज़्यादा होगा, ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा। एक्चुअल में घनत्व की जो परिभाषा होती है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि D यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को ही घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से जानिए, पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास और उसके आयतन, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी मैटर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही हम लोग घनत्व कहते हैं। अच्छा, जो ये रेशियो आएगा उसको हम लोग घनत्व कहेंगे। अब एक बात है, आप इस दोनों में कोई एक चीज़ फिक्स कर दो,
उसके बाद अगर आप डिटेल से समझना चाहो तो आप पहले एक चीज़ जान लो, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को आपने घनत्व तो कह दिया। अब हमको यहाँ देखना है कि ठोस में घनत्व ज़्यादा होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा। तो तीनों में हमको देखना है किस में सबसे ज़्यादा होगा और किस में सबसे कम होगा। तो इसको सीखने के लिए पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए कि A अगर अनुक्रमानुपाती का निशान है B, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर यहीं पर 1/b लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। A या B A के अनुक्रमानुपाती है, तो ये कौन सा निशान है, अनुक्रमानुपाती का, क्रमानुपाती, जिसको आप क्या कहते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हो। और ये व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है सर, तो अगर B बढ़ेगा आगे तो A डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर B घटेगा तो A भी घटेगा। यानी B कहेगा आगे चलो तो A भी कहेगा ठीक है आगे चलेंगे, B कहेगा पीछे चलो तो A भी कहेगा ठीक है पीछे चलेंगे। लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है 1/, में अगर B आगे जाएगा तो A पीछे आ जाएगा। अगर B कहेगा चलो पीछे हटो तो A कहेगा नहीं हम आगे जाएंगे, यानी उल्टा ही चलेगा। अगर B कहेगा दिन है तो A कहेगा रात है, B कहेगा सुबह है तो ये कहेगा शाम है, तो जस्ट अपोजिट होगा। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती में, सीधा अनुक्रमानुपाती में क्या होता है कि जो B कहेगा वही A करेगा। तो एक छोटी सी ये बात को याद रखिएगा, अभी आपके काम आएगी। तो अब यहाँ देखते हैं, जब भी कभी अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है, यानी अगर हमको यहाँ से ये निशान हटाना और इसके जगह बराबर लेके आना है, तो शर्त है कि आप उसके साथ में कांस्टेंट जोड़िए। कांस्टेंट का मतलब कोई फिक्स, कोई निश्चित अंक जोड़िए, इसके साथ में कोई निश्चित क्वांटिटी जोड़िए जिसको आप लोग कांस्टेंट कहते हो, कोई नियतांक जोड़िए, तब यहाँ पर इसके जगह पे बराबर का निशान आएगा। और इसका अपोजिट करिए कि सर अगर हमको बराबर का निशान हटा के ये लेके आना है तो हम कोई कांस्टेंट हटा दें। बिल्कुल, अगर कोई कांस्टेंट है और बराबर का निशान है, दोनों हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का निशान आ जाएगा। और अनुक्रमानुपाती हटाना है तो आप कोई कांस्टेंट लेके आइए। कांस्टेंट का मतलब फिक्स। जैसे आप यहाँ पर हम क्या फिक्स कर सकते हैं, अगर आप m की बात करो, मास की, तो ठोस द्रव गैस अगर हमने एक निश्चित मास में ले लेना है, यानी 100 ग्राम आपने ठोस ले लिया, 100 ग्राम द्रव ले लिया और 100 ग्राम गैस ले लिया, तो देखिए तीनों में कोई चीज़ फिक्स हो गई, यानी जो मास है वो कांस्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, D इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी D व्युत्क्रमानुपाती है V के। D मतलब डेंसिटी और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का निशान और आयतन। अब आप 100 ग्राम लिए हो तो एक बार उसकी शक्ल तो देख लो। मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 ग्राम का एक क्या ले लिया है, 100 ग्राम का एक बाट ले लिया है, बटखरा जिसको आप कहते हो। 100 ग्राम का एक बटखरा ले लिया है। बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रहे हैं, रुक जाइए, थोड़ा अच्छा बन जाए तो तौलने वोलने काम आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने 100 ग्राम का एक बाट ले लिया और 100 ग्राम कोई लिक्विड ले लिया है। 100 ग्राम में लिक्विड में आप लोग कुछ और मत लीजिएगा, नहीं आप लोग दारू वारू लेने लगे कि सर उसी को नाप के पिया जाता है, तो आप लोग उसको मत लीजिएगा। 100 ग्राम आपने लिक्विड ले लिया और 100 ग्राम हमने आपसे कहा कि कोई गुब्बारा ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम हवा भर दीजिए। तो 100 ग्राम गैस का गुब्बारा कितना बड़ा होगा। आप लोग जब एक हल्का सा गुब्बारा उठाते हैं, बहुत हल्का सा, इतना बड़ा होता है, तो 100 ग्राम को तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने 100 ग्राम सब ले लिया। 100 ग्राम यहाँ पर भी लिक्विड लिया है, 100 ग्राम गैस और 100 ग्राम ही ठोस लिया। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने इसका क्या फिक्स कर दिया, मास आपने इसका फिक्स कर दिया तीनों में, मास फिक्स कर दिया तीनों में, तब क्या होगा, ये रिलेशन आपने ले लिया। अब ज़रा देखिए आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई जितनी ज़्यादा होगी आयतन उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें बताइए इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ज़्यादा है कि 100 ग्राम पानी की कि 100 ग्राम गैस के गुब्बारे की। तो आप डेफिनेटली कहोगे सर 100 ग्राम बटखरे की। तो अगर यहाँ पर मास 100 ग्राम सबका फिक्स होने के बाद आयतन कंसीडर कीजिए और उसी के हिसाब से बोल दीजिए उसका घनत्व तो कम होगा कि ज़्यादा होगा। चूँकि इसका आयतन कम है, इसका आयतन थोड़ा ज़्यादा है और इसका आयतन बहुत ज़्यादा है। ठोस का आयतन कम है, लिक्विड का आयतन उससे ज़्यादा है और गैस का आयतन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आयतन कम है तो बताइए घनत्व तो क्या होगा,
यहाँ पर हमने बताया ना जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर आयतन कम है तो घनत्व बहुत अधिक होगा, अगर आयतन बहुत कम है तो घनत्व बहुत अधिक होगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, इन दोनों में होता है। आप बीईसी की बात ना करिए ना प्लाज्मा की बात करिए, क्योंकि वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे उसकी। द्रव का आयतन सबसे ज्यादा है तो इसका घनत्व तो क्या होगा, सबसे कम होगा। यहां पर आप देखिए, अगर आयतन क्या है, आयतन सबसे ज़्यादा है, V बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 100 ग्राम गैस का गुब्बारे का आयतन बहुत हो जाएगा, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसको मिटा देना, आप लोग चाहो तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, घनत्व की। तो गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। तो आपने ठोस की बात कर ली कि सबसे ज़्यादा होता है, गैस की बात कर ली कि सबसे कम होता है, तो बचा क्या, आपका द्रव, और दोनों के बीच में होगा। यानी आप क्या कह सकते हो कि ठोस की अपेक्षा अगर इसमें अधिक है तो कम। आप क्या कह सकते हो, अगर ठोस की बात करोगे तो ठोस की अपेक्षा कम तथा गैसों की अपेक्षा या गैस की अपेक्षा अधिक होता है, क्या, घनत्व अधिक होता है। तो यहां पर आपने क्या समझा कि सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ठोस का, और सबसे कम गैस का। तो ठोस से कम द्रव का और गैस से ज़्यादा द्रव का, यानी इन दोनों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपने समझ लिए। चलिए छठा पॉइंट देखते हैं कि हमारा छठा पॉइंट क्या है। तो कणों के बीच आकर्षण बल, छठा है कणों के बीच आकर्षण बल। तो प्यारे बच्चों, कणों के बीच आकर्षण बल, अब ये देखिए, ये गुस्से में है, यानी ये आप जैसे ही जाओगे तो ये क्या करेंगे, जाने नहीं देंगे। ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, यानी इनके बीच में अगर हम इनको आप मैग्नेट कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि ये चुंबक है, तो अगर ये भी चुंबक है और ये भी चुंबक है, तो दो मैग्नेट हैं और जस्ट अपोजिट हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, यानी आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो जब कण पास पास होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब दूर है तो आकर्षण बल कम होगा। अब मैग्नेट आप दूर रख देंगे तो कम ही चिपकेगा ना, और बहुत दूर रख देंगे तो वो जल्दी नहीं चिपकेगा, यानी आकर्षण बल बिल्कुल आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो अगर कणों के बीच आकर्षण बल की बात करेंगे तो सबसे अधिक होगा ठोस में, सबसे अधिक होगा ठोस में। क्यों? क्योंकि इनके कण बहुत पास पास होते हैं। और सबसे कम होगा किसमें, सबसे कम। अब सबसे का मतलब यहाँ दोनों से है, आप अदर किसी की बात ना करिए। तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम किस में होगा, गैस में होगा। और अब बात करिए द्रव की, तो ठोसों से कम और गैसों से अधिक होगा, यानी इन दोनों के बीच में कह दीजिए। अधिक है तो इससे कम हो जाएगा, यानी आप कह दीजिए ठोस की अपेक्षा कम तथा द्रव की अपेक्षा अधिक होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कणों के बीच की दूरी की। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि एक दो क्वालिटी और एक दो प्रॉपर्टी जो है उसकी भी हम लोग यहाँ पर तुलना कर सकें। जैसे कणों के बीच स्थान, गतिज ऊर्जा और विशरण, तो आप ऐसे ही सुन लीजिए, चल रहा है, कणों के बीच का स्थान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज आप ऐसे ही उतार लीजिए। एग्जाम में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी जब आपका पेपर बनेगा
आप अभी 9th में हैं, 11th में भी जाके ये सारी क्वालिटीज़ को आप पढ़ेंगे, 10th में भी इसका काम पड़ेगा। तो पेपर बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना पक्का ही पक्का है। इसीलिए आप इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, और हम इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए और इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। और हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ को और देख लेते हैं। हालांकि हम लोग पहले भी उसको डिस्कस में ला चुके हैं अपने डिस्कशन में, लेकिन फिर भी लिखने के क्रम में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लिखते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? कणों के बीच का स्थान या कणों का स्थान। 6 हो गया था, 7th है कणों का स्थान। कणों के स्थान को आप अंतराणुक स्थान कहते हो। क्या कहते हो? अंतराणुक स्थान। या जो आकर्षण बल था उसको अंतराणुक आकर्षण बल बोले थे आप लोग, तो अंतराणुक स्थान या अंतराणुक दूरी कह दीजिए, अंतराणुक आकाश भी कह सकते हैं आप। तो बताइए, ठोस में अभी आपने कहा था कि सर ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, द्रव के दूर और गैस के बहुत दूर। ठीक है, तो ठोस के कण बहुत क्या होंगे? पास पास होते हैं। ठीक है, और गैस के कण क्या होंगे? गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब द्रव की बात करिए। तो द्रव में हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आप ठोस और गैस में बहुत अंतर है तो द्रव उसके बीच की कड़ी है ना। यानी अगर आप बात करिए कि द्रव में जो कण होंगे वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे? थोड़ा दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर पास पास होते हैं तो थोड़ा दूर, और गैसों की अपेक्षा कम। यहाँ पर देखिए गैसों की अपेक्षा थोड़ा कम होंगे और इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठोस से अधिक तथा गैस से कम दूरी पर होते हैं, यानी इसके बीच में ही होते हैं। अब एक बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि ठोस से बहुत अधिक दूर हो जाएगा, बस ठोस से कुछ ही दूर होगा, और गैस के तो कण बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की ये गैपिंग होती है। लास्ट पॉइंट की बात करें अगर, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी? अब देखिए, कण पास पास हैं, एकदम पास पास हैं, ये कण थोड़ा दूर है और ये कण बहुत दूर है, इतना दूर है कि आप, है ना, आप बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो अब जब कोई चीज़ पास पास है तो इसके बीच आकर्षण बल भी बहुत अधिक है। ये इन दोनों के बीच क्या है? आकर्षण बल बहुत अधिक है, बहुत अधिक है अट्रैक्शन फोर्स यानी F। यहाँ पर फोर्स क्या है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर फोर्स क्या है? बहुत कम है। जब दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहेंगे, तो क्या उनको हिलने देंगे? नहीं हिलने देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हैं, एक दूसरे को आकर्षण के वजह से हिलने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। क्या होगी? बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि ये कण गति नहीं कर पा रहे हैं, और गति नहीं कर पा रहे हैं तो कैसी गतिज ऊर्जा? जिसके अंदर जितनी गति करने की क्षमता होगी उसके अंदर उतनी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर ये कण गति नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम होगी। यहाँ पर है ना, ठोस की अपेक्षा अधिक, ठोस की अपेक्षा अधिक, और गैस की अपेक्षा लिखिए देना, गैस की अपेक्षा कम। और यहाँ पर चूंकि एक कण दूसरे कण की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। आप यहाँ लिख सकते हैं, इनमें
बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को देख लिया। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। ये अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या इसमें, यानी ठोस द्रव गैस की तुलना में अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो है विसरण। विसरण जो आपने इसके पहले की क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। विसरण जिसको आप डिफ्यूजन कहते हो, डिफ्यूजन क्या होता है? अगर आप बात करिए ठोस, तो इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है बहुत कम होती है। तो अगर मान लीजिए ये ठोस है, जैसे चौक है, इसमें कण बहुत पास पास में है, तो ये गति नहीं कर सकते हैं। और जब ये गति नहीं कर सकते हैं तो ये दो चीज़ों में आपस में कैसे घुलेंगे जल्दी से? तो जब इसके कण गति नहीं कर सकते, इसीलिए इनमें जो विसरण दर है वो बहुत कम होती है, यानी इनका विसरण बहुत कम होता है। और अगर आप गैस की बात करेंगे तो गैसों में विसरण दर बहुत ज़्यादा होती है। आपने हम लोगों ने इसके पहले क्लास में देखा था कि गैसों की विसरण दर बहुत अधिक होती है। तो गैसों की बात करिए तो इनका विसरण, इनका या इनमें विसरण बहुत अधिक होता है। अधिक का मतलब या तेजी से भी कह सकते हैं, अधिक या कह सकते हैं तेजी से होता है, बहुत तीव्रता के साथ होता है। और अगर आप बात करें द्रव की, तो इनमें जो विसरण होगा, इनमें विसरण धीरे धीरे होता है। यानी दो लिक्विड आप डिसॉल्व करेंगे, दो लिक्विड तो धीरे धीरे घुलेगा। अगर दो गैस को आप घोलेंगे तो बहुत तेजी से घुल जाएगी, दो ठोस को घुलेंगे तो बहुत कम घुलेगी, बहुत धीरे धीरे या बहुत कम ही घुलेगी। तो इनमें विसरण बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, विसरण की परिभाषा और सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आपको एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना है, 2-3 बार। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2-3 बार ध्यान से देखिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तीनों को, यानी ठोस द्रव गैस को, तीनों को उनकी तुलना करके अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्लेलिस्ट में आपके मौजूद है, उसको भी देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।